नाम है आपका? नीर निधि नंदेहा। नीर निधि नंदेहा। नीर निधि जी सर। क्या मतलब होता है ये? इसमें शादी का होता है समुद्र। क्या होता है? समुद्र। समुद्र होता है। अच्छा, ठीक है। नंदेहा बेसिकली कहाँ से हैं आप? सर ये डिंडोरी जिला है मध्य प्रदेश का। अच्छा मुंगेरी से लगा हुआ है। अच्छा वहाँ से सर। अच्छा, ठीक वहाँ है। पे एक ग्राम और एक है वहाँ से। मतलब डोमिसाइल आपका छत्तीसगढ़ है कि एमपी? डोमिसाइल छत्तीसगढ़ है सर। छत्तीसगढ़। क्योंकि जब स्टेट डिवाइड नहीं हुआ था इससे मुस्लिम डेवलपमेंट थी अच्छा तो वहीं पे पड़ा हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आप रायपुर जिले से संबंधित हैं? जी सर। रायपुर कब राजधानी बना? सर पहली बार ब्रिटिश शासन में 1818 में एक इन्होंने बनाया था, एक ये एक इन्होंने बनाया था। कैसा लगता है आपको रायपुर? काफी अच्छा शहर सर। शिक्षा के मामले में रायपुर के बारे में आपकी क्या राय है? सर शिक्षा के मामले में जो रायपुर है छत्तीसगढ़ में कह सकते हैं हब है। जितने भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स हैं एम्स हो गया, एनआईटी हो गया, एचएनएमडी हो गया, जितने भी रीजनल इंस्टीट्यूट्स हैं जितने भी सबके सब एजुकेशन इंस्टीट्यूट प्रोमिनेंट है वो रायपुर में ही है। और जिस टाइप से एजुकेशन का अभी इन्वॉल्वमेंट बन रहा है जिस प्रकार से लाइब्रेरी कल्चर अभी पिकअप कर रहा है छत्तीसगढ़ में स्पेशली नालंदा परिसर में 24/7 जो स्टेट ऑफ आर्ट लाइब्रेरी है तो काफी अच्छी इनिशिएटिव चल रहा है। बहुत अच्छा। रायपुर में विधानसभा सीटों के बारे में कुछ बताएंगे? जी सर। रायपुर में 6 विधानसभा सीट है। हाँ, आरा, सीवा, रायपुर रूरल, रायपुर वेस्ट, रायपुर नॉर्थ और रायपुर साउथ। आप जिस जगह पर रहते हैं वो जगह किस विधानसभा के अंतर्गत आती है? रायपुर रूरल के अंदर आता है सर हमारे लिए। कौन है अभी वर्तमान विधायक? श्री सत्यनारायण शर्मा जी। अच्छा, निधि आपने प्रेफरेंस क्या भरा हुआ है सर्विसेज का? सर डिप्टी कलेक्टर बना हुआ था। हाँ, फिर सेकंड टॉप 3? सेकंड में अकाउंट्स ऑफिसर। हाँ, तीसरे में असिस्टेंट डायरेक्टर एससीएससी डिपार्टमेंट जो है। अच्छा, ठीक है। आप टेक्निकल से फिर कन्वर्ट हो रहे हैं, आप किसमें? सिविल में आ रहे हैं। तो कुछ कारण है कि आप टेक्निकल तो बहुत ग्लैमरस होता है, इकोनॉमिकल लेवल पर भी देखा जाए, पैकेज वगैरह देखा जाए तो बहुत काफी अच्छे ऑप्शन होते हैं उसमें। तो आप सिविल में अचानक से कैसे आ गए ग्रेजुएशन के बाद? सर इसमें बेसिकली यही हुआ था कि हमेशा से घर में गवर्नमेंट जॉब्स को लेके एक पॉजिटिव अफर्मेशन तो उसी के कहीं अंदर कहीं ना कहीं ये था कि गवर्नमेंट जॉब भी करती है। अच्छा सिविल इंजीनियरिंग में ऐसा था कि जो टेक्निकल सब्जेक्ट है आई वाज गुड एट इट लेकिन मुझे अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आता था कि आई वुड बी बेस्ट एट ऑल इंडिया लेवल। तो वो थोड़ा सा मोनोटोनस हुआ था मेरे लिए टेक्निकल। और सीजीपीएससी का जो सिलेबस था काफ़ी डायनामिक था, इंटरेस्टिंग था और काफ़ी प्रैक्टिकल और बिहेवियर था। तो यूपीएससी के लिए आपने ट्राई नहीं किया? स्टेट के लिए ट्राई किया? स्टेट के लिए ट्राई किया सर। इसके पीछे का रीज़न ये था कि मेरे जितने भी रिलेटिव्स थे या इमीडिएट फ्रेंड सर्कल थे उसमें यूपीएससी से मैं अच्छा कंसिडर सक्सेस वाले लोग नहीं थे ना गाइडेंस थे। बल्कि सीजीपीएससी में मेरे इमीडिएट पहचान में जो थे ईयर में जो भी थे उन्होंने काफ़ी अच्छी कईयों ने सिंगल डिजिट रैंक लाई हुई है टॉप 3 में। कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस था कि अगर मैं भी इसमें आऊँगा तो आई विल डू गुड। अच्छा, रायपुर में जैसे हम लोग देखें रायपुर की यदि बात की जाए तो रायपुर में सबसे ज्यादा घूमने वाली जगह है ना, पर्यटन के उद्देश्य यदि रायपुर को देखें तो क्या संभावनाएं दिखती हैं आपको? सर संभावनाएं टूरिज्म का सबसे जो मेन कंपोनेंट होता है वो ये होता है कि उस एक जगह से इतनी ज़्यादा इंटरकनेक्टिविटी है जो गवर्नमेंट साइड से। तो सर रायपुर में अगर नया रायपुर वाला एरिया देखें तो रिसेंटली जंगल सफारी डेवलप हुआ है, बहुत ही प्रांगण है। रायपुर के अगर अर्बन कल्चर को देखें तो यहाँ पे तेलीबाना तालाब में काफ़ी अच्छे इन्वायरमेंट है। साथ ही साथ विवेकानंद सरोवर भी बनाया गया है। अब बजट में बहुत सारे प्रावधान हैं जैसे शहीद वीरनारायण सिंह स्टेडियम, ट्राइबल म्यूजियम बनने वाला है। मुझे लगता है ये सब स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है टूरिज्म के हिसाब से तो रायपुर स्टैंड आउट करेगा। नीर निधि, ठीक है। अच्छा, आपकी हॉबी क्या है? बैडमिंटन है ना? ठीक है। छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति बैडमिंटन की भी? सर रिसेंटली जो सबसे बड़े कोच है इंडिया में पुलेला गोपीचंद जी उनके एकेडमी को लिए आईटीएम यूनिवर्सिटी दुर्ग की हमारी प्लेयर है आकर्षी कश्यप बहुत अच्छा कर रहे हैं ऑल इंडिया लेवल पे। और साथ ही साथ अभी उभरते सितारे हैं। आकर्षी कश्यप ने कौन सा टूर्नामेंट जीता है अभी?
ओलंपिक में है बैडमिंटन? यस किसने अभी बाजी मारी? सर मेंस में मानी है विक्टर एरिक्सन एरिक्सन, ये डेनमार्क के प्लेयर। चाइनीज फीमेल सिंगल्स में चाइनीज प्लेयर है, उनका नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा मुझे। मेंस डबल्स में ताइपे की जो जोड़ी थी उन्होंने बाजी मारी है, और वुमेन्स डबल्स में चाइनीज डोमिनेंस रहा है, दोनों ही। अच्छा, चाइना ही क्यों अक्सर देखा जाता है बैडमिंटन टेबल टेनिस क्यों आगे रहता है चाइना? चाइना में जो स्टेट इंटरवेंशन है स्पोर्ट्स को लेकर काफी प्रोएक्टिव है। स्कूल बचपन से ही लोगों को कैटेगराइज किया जाता है कि कौन से स्पोर्ट में किसका ज्यादा जेनेटिक एडवांटेज है, इंक्लिनेशन, और जिस टाइप से उसकी चाइना की पॉलिसी रही है अपने अपने प्लेयर्स को डेवलप करने की, ट्रेन करने की, वो बहुत अच्छी रही है। रिसेंटली मैंने ये सुना था कि चाइना ने अपने स्विमर्स को मिसाइल टेक्नोलॉजी में जो एरोडायनामिक्स यूज होता है उसके थ्रू प्ले किया, उसके थ्रू ट्रेन किया था। तो जो टेक्नोलॉजी का यूज है स्पोर्ट्स में चाइना बहुत अच्छा। ये चीजें इंडिया में नहीं हो सकती। सर इंडिया में पहले तो हमारे जो कल्चर पढ़ोगे खेलोगे, तो सर इस टाइप का जो कल्चर है इसको रिप्लेस करने की जरूरत है। तो कैसे कर सकते हैं रिप्लेस इसको? इंडिया के कुछ स्टेट्स हैं, स्पेशली हरियाणा हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, तो इनके बारे में पढ़ पता था। हरियाणा में स्पोर्ट्स कल्चर बहुत अच्छा है। वीरेंद्र सहवाग ने अभी स्पोर्ट्स स्कूल चालू किया है। क्यों अच्छा है वहाँ हरियाणा में स्पोर्ट्स कल्चर? सर रीजन क्या है? हरियाणा में अगर देखें, हरियाणा पंजाब है तो देखें 2 से 4% पॉपुलेशन है जो 40% ओलंपिक्स प्रोड्यूस कर रही है। तो सर वहाँ पे ऐसा होता है कि बचपन से ही खेल का कल्चर रहा है, और गवर्नमेंट की जो भी स्कॉलरशिप्स हैं, प्राइज वगैरह, जैसे ओलंपिक मेडल्स को उन्होंने अनाउंस किया है कि 6 करोड़ देंगे गोल्ड मेडलिस्ट को, ओके, 2.5 करोड़ देंगे सिल्वर मेडलिस्ट को, और 1 करोड़ देंगे ब्रॉन्ज मेडलिस्ट को। तो इस टाइप की जो मॉनेटरी जो रिवॉर्ड्स हैं वो जो है काफी अच्छे हैं। अच्छा, वो सीजीबी अनाउंस कर सकता है? लेकिन अभी उतना आया नहीं है, और प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो हरियाणा पंजाब थोड़ा ज्यादा वेल डेवलप्ड है, स्पेशली एथलेटिक्स एंड बॉक्सिंग, एथलेटिक्स, रेसलिंग। अच्छा, ज्यादा अच्छा है। कुछ टर्मिनोलॉजी बताएंगे बैडमिंटन के शब्दावली? सर सर्विस, स्मैश। क्या होता है स्मैश? स्मैश ये होता है सर जब प्लेयर एक वर्टिकल जंप लेके स्मैश करता है, मतलब एक इंक्लिनेशन में मारता है बहुत हाई वेलोसिटी से, ओके, तो उसको बोलते हैं स्मैश। ओके, 3 और बचे। टॉस ये सकते हैं जब कोई डिफेंड कर रहा है सर्विस, तो इसको उछाल के पीछे बैकवर्ड मार के टॉस करता है, और जब पीछे से कोर्ट के पीछे से नेट के जस्ट पास में शटलकॉक गिराते हैं तो उसको ड्रॉप करते हैं। एंड सर ये मेन टर्मिनोलॉजी है। क्या सिखाता है बैडमिंटन हमें? सर जस्ट लाइक एनी अदर स्पोर्ट, बैडमिंटन को सिखाता है कि किस तरीके से अपने आप को ट्रेन करें, किस तरह से फास्ट रिफ्लेक्सेस हो। बॉडी में क्या उससे फायदा क्या है बॉडी को? सर काफी फ्लेक्सिबल और एजाइल बॉडी रहती है। ओके, अगर आप ओवरवेट हैं और आप बैडमिंटन खेल रहे हैं तो आपको रात को पता चल जाएगा कि आपके घुटने साथ नहीं दे रहे हैं आपके, तो आपको एक वेकअप कॉल मिल जाएगा कि अब मुझे खेलना है, मुझे वेट लिफ्ट करने की जरूरत है। तो ठीक है। कितने एनआईटी है इंडिया में? ये सर एनआईटी कितने हैं? सर 31 है अभी। 31 है। कौन से नंबर का रायपुर का एनआईटी? सर एक साथ बने हुए जितने भी जीसी के स्टेट के, तो एक ठीक है। साथ क्या पोजीशन है रायपुर एनआईटी का अभी? सर अभी रैंकिंग तो ओके, ठीक है। क्या प्रक्रिया है एनआईटी में जाने का? सर पहले एआईट्रिपल के थ्रू सिलेक्शन होता था एनआईटी के लिए, अभी जेई मेंस के थ्रू हो रहा है। जेई मेंस के थ्रू? जेई मेंस के थ्रू। और जेई एडवांस क्या है? जेई मेंस जो होता है उसमें जो आपको रैंकिंग आती है उसके लिए आपका एनआईटी में सिलेक्शन होता है, तो जेई मेंस में एक पर्टिकुलर कट ऑफ निकालते हैं जिसका एलिजिबल होता है जेई एडवांस करने। जेई एडवांस अटेम्प्ट करने के बाद रैंक लगने के बाद काउंसलिंग बैठने के बाद आपका आईआईटी अलॉट होता है। ओके। आपका मूल जो है वो एमपी से है? सर पैतृक आप कह सकते हैं। ओके। अच्छा, एमपी सीजी से अलग हो गया, जी नुकसान हुआ कि फायदा हुआ एमपी को? सर इन टर्म्स ऑफ आप तो मिनरल रिसोर्सेज देखेंगे, इन टर्म्स ऑफ पावर देखेंगे, तो कह सकते हैं कि एमपी थोड़ा सा डिसएडवांटेज में है क्योंकि हम लोग बहुत ही ज्यादा मिनरल रिच स्टेट है और एनर्जी सरप्लस स्टेट है। क्या क्या प्रमुख मिनरल्स है यहाँ? कोल, आयरन ओर, ठीक है, उसका मतलब आर्थिक क्या उसका क्या परसेंटेज है? सर 27% ऑफ टोटल रेवेन्यू है सरकार या मिनरल से आता है। किसका? स्टेट गवर्नमेंट का। ओके।
उसमें से जो मेजॉरिटी है 57% के आसपास वो कोल से आता है। कोल से आता है। क्या पोजीशन है अभी इंडिया में? कोल प्रोडक्शन में रिजर्व्स में थर्ड है और कोल प्रोडक्शन में फर्स्ट है। किस प्रकार का कोल जो है यहाँ पर? बिटुमिनस। नहीं, ओके, अब नहीं पता है तो आप सॉरी बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वो कंफायरन और कोल में थोड़ा क्या होता है बिटुमिनस? कितने प्रकार का होता है कोयला? सर 4 प्रकार का होता है। हाँ, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। ओके, सबसे बेस्ट कौन सा होता है? सर एंथ्रासाइट होता है। क्यों? सर उसमें कार्बन परसेंटेज बहुत हाई रहता है, कितना रहता है? लगभग 80 के ऊपर रहता है सर। ओके, सबसे ज़्यादा कहाँ है? सर जम्मू कश्मीर रीजन में मिलता है हाईएस्ट क्वालिटी कोल। ये देवघर डिस्ट्रिक्ट सर। ओके राहुल, आपका नाम? नीम यूपी नंबर। अच्छा, बहुत बड़ा नाम है यार। ठीक है, मुझे ये बताओ, बेस्ट बैडमिंटन जो प्लेयर है इंडिया का वो कौन है? सर फीमेल्स में तो अभी पीवी सिंधु जी है। फीमेल में कौन है? फीमेल में पीवी सिंधु जी है। हाँ। और मेल में? और सर मेल में ये वेरी करता रहता है। अभी किदम्बी श्रीकांत जी हैं और उनके पहले इंजरी के पहले पी कश्यप भी बहुत अच्छे लेवल पे बैडमिंटन खेल रहे थे। अच्छा, मुझे ये बताओ, अभी रिसेंट ट्वीट जो पीवी सिंधु जी ने किया था वो क्या था? कितने फॉलोवर हैं उसके? नहीं, तो उनको फॉलो नहीं करते हो? नहीं सर, तो किस में फॉलो करते हो? पता कैसे चलता है कि वो क्या कर रही हैं, क्या सोच रही हैं, क्या कह रही हैं? डेली न्यूज़पेपर। वो न्यूज़पेपर में उनके बारे में थोड़ी ना छापता है। सर कोई भी मेजर टूर्नामेंट होता है तो हाईलाइट होती है, तो जो न्यूज़ आती है उसमें फॉलो करते अब गवर्नमेंट भी ट्विटर को फॉलो करती है, आपको पता है कि अगर आप रेलवे के लिए भी अगर कोई प्रॉब्लम है ट्वीट करेंगे तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड करेगी। ऐसे आप लेटर लिखते रहिए, कुछ नहीं होगा, चाहे कंपनियां हो या कुछ भी हो। तो पीवी सिंधु जी को कुछ ट्वीट करिए, ठीक है, और फॉलो करिए उनको, है ना। अच्छा, एक एनआईटी को ओपन करने में कितना खर्च आता है अप्रोक्सीमेटली? अंदाजा नहीं रहा। सिविल इंजीनियर है ना आप? हाँ, तो सिविल इंजीनियर तो बता सकते हैं। बिल्डिंग आप 4 साल पढ़े होंगे मेरे ख्याल से वहां। जमीन को छोड़ दीजिए, बिल्डिंग का खर्चा बता दीजिए। अच्छा, कोई अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, आपने इंजीनियरिंग किया है, तो इंजीनियरिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? अच्छा, कौन सा? सिविल अभियांत्रिकी। तो हिंदी में? सिविल अभियांत्रिकी कहते हैं। सिविल ही कहते हैं, इंग्लिश में भी सिविल ही कहते हैं। श्योर? सर लोक अभियांत्रिकी कहते हैं। लोक? अभियांत्रिकी। अच्छा, ठीक है। मुझे ये बताइए, आपने सुना होगा WTO के बारे में, है ना? क्या क्या ऑब्जेक्टिव है WTO का? सर WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव ये है कि जितने भी इंटरनेशनल ट्रेड हो उसके रूल्स को गवर्न करेगी और वो ओवरसी करेगी इंटरनेशनल ट्रेड। सिर्फ ओवरसी करेगी या उसको फैसिलिटेट भी करेगी? तो फैसिलिटेट भी करेगी रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू। फ्री ट्रेड करके ना, जी सर। कि फ्री ट्रेड हो। जी सर। आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट का, यस सर। सुना है? यस सर। आपको नहीं लगता कि WTO के अगेंस्ट में ये कॉन्सेप्ट है? सर WTO का ये मानना है कि ट्रेड जितना फ्रीली हो जाए। और रेडली फ्लो हो जाए हम्म। अच्छी। तो सर रीजनल WTO के ऑब्जेक्टिव में यही है कि जितने भी मेंबर नेशन है वो उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगी जिसमें वो ट्रेड डिस्प्यूट होंगे उसको डिसाइड कर सकते हैं, नेगोशिएशन होगी वो कर सकते हैं, और जितने भी ट्रेड बैरियर हैं आप दूसरी तरफ जा रहे हैं। मेरा सवाल कुछ और था। मेरा सवाल ये था कि जो WTO का ऑब्जेक्टिव है कि फ्री ट्रेड को फैसिलिटेट करना, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, ठीक है। रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? जैसे आसियान का नाम आपने सुना होगा, यूरोपियन यूनियन का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, सार्क हो गया, ये ब्रिक्स हो गया। तो ये सब एक तरीके के रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो आपस में क्या करते हैं, ट्रेड को फैसिलिटेट फ्री करने को। इससे क्या होता है, दूसरी कंट्री के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है। तो WTO इसके लिए क्या कहती है? ऐसा नहीं लगता कि दोनों क्रॉस पर्पस काम कर रहे हैं? तो सर जब भी इंटरनेशनल ट्रेड की बात होती है मोनोपोली होना किसी भी ग्लोबल इंस्टीट्यूट की
सही नहीं होती, डिप्लोमेटिक हो गया या तो इकोनॉमिक अफेयर्स हो गया। तो डब्ल्यूटीओ का हमेशा ही एक क्रिटिसिज्म रहा है डेवलपिंग कंट्रीज का कि ये वेस्टर्न इंटरेस्ट को ज़्यादा प्रमोट करते हैं। तो अगर रीजनल कोई ग्रुपिंग बन रही है तो वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपने बेस्ट इंटरेस्ट के हिसाब से। Just a second. There are 3 global institutions. Name them. यूनाइटेड नेशंस, डब्ल्यूटीओ, बिल्कुल, वर्ल्ड बैंक, IMF एंड WTO, ठीक है। मुझे ये बताइए, इंडिया का वोटिंग परसेंटेज IMF में कितना है 2.64%, और अमेरिका का so almost 15%। और WTO में? WTO इज अ डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन, तो आप ये नहीं कह सकते कि डेवलप कंट्रीज की तरफ वो काम करती है। वन इंडिविजुअल वन वोट पे बेस्ड है, तो ये बात कहना गलत है, पहली बात, ठीक है। हाँ, अब आप बताइए। सर जो रीजनल ग्रुपिंग्स होती है वो एरिया के बेस्ट इंटरेस्ट के हिसाब से होती है और म्यूचुअली एग्रीड अपॉन होती है। और कंट्री जिनको लगता है कि रीजनल जो ग्रुपिंग है उनके इंटरेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करती, वहाँ से पुल आउट नहीं करती। जैसे इंडिया ने रिसेंटली पुल आउट किया RCEP से। तो सर ये बताइए मुझे, इंडिया WTO का मेंबर है? इस ओके, तो क्या इंडिया सोवरेनिटी कॉन्सेप्ट है, समझते हैं आप? ठीक है, तो सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है? सर द फ्रीडम टू कंडक्ट इंटरनल अफेयर्स एंड and non-interference from any other country। कंट्री ऑल्सो, ठीक है। तो आपको नहीं लगता है कि WTO की मेंबरशिप लेने से इंडिया की सोवरेनिटी पे इंटरफेरेंस? सर WTO के जो भी क्लॉजेस लीगली नॉन बाइंडिंग होते हैं, तो इन केस अगर कुछ ऐसा कुछ कंडीशन मेंबर कंट्रीज में वो बाइंडिंग होते हैं, बट देयर आर सम एक्सेप्शन जहां पे वो होता है, अदरवाइज इट इज बाइंडिंग। अच्छा, बैडमिंटन के अलावा क्या खेलते हैं? और फुटबॉल? अच्छा, और क्रिकेट नहीं देखते? थोड़ा सा नहीं आजकल कम हो गया सर। आजकल कम हो गया है, सचिन के जाने के बाद? सर मेरा फेवरेट प्लेयर सहवाग। अच्छा, ठीक है। तो ये बताइए कि हम ग्रोथ को कैसे मेजर करते हैं? सर ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं जीडीपी के थ्रू। जीडीपी के थ्रू पर कैपिटा। अच्छा, तो क्या GDP है अभी इंडिया की? $3 ट्रिलियन। अच्छा, आसपास, मतलब, और रैंकिंग क्या है इंडिया की? 53 सर। नॉमिनल GDP में कि परचेसिंग पावर पैरिटी में? परचेसिंग पावर पैरिटी थर्ड है। थर्ड इन द वर्ल्ड। हाँ, नॉमिनल जीडीपी में फिफ्थ है। शुरू के 4 कौन कौन से हैं? यूएसए, चाइना, जापान है शायद उनसे आगे। सर यूएसए, चाइना श्योर। बाकी नहीं? ठीक है, चलिए।